नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग इज प्योर सक्सेस पर। और हम आपके समक्ष एक बार फिर से प्रस्तुत हुए हैं आज की नई महत्वपूर्ण क्लास लेकर, जो कि आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के मोटिवेशन कोड के साथ अपनी महत्वपूर्ण क्लास। तो आज का मोटिवेशन कोड है, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन का हिस्सा कहलाती हैं, परंतु उन परिस्थितियों में मुस्कुराते रहना जीवन जीने की कला कहलाती है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन का हिस्सा कहलाती हैं और परंतु उन परिस्थितियों में मुस्कुराते रहना जीवन जीने की कला कहलाती हैं। तो परिस्थितियां प्रतिकूल हों या अनुकूल हों, हमें हर परिस्थिति में निरंतर लगातार प्रयास करते जाना है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना है और हमें निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करनी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की अपनी महत्वपूर्ण क्लास और लेते हैं आज की क्लास का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की पहली महत्वपूर्ण क्लास का जो है आज की क्लास का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सितंबर 2023 में जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज 2023 सिंथेटिक रिपोर्ट यानी कि फर्स्ट ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट, ये किसके द्वारा जारी की गई है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है, सितंबर 2023 में जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। ये पहली रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। आपके ऑप्शन है यूएनडीपी द्वारा, ऑप्शन बी यूएनएफसीसीसी द्वारा, ऑप्शन सी है आपका डब्ल्यूडब्ल्यूएफ द्वारा और ऑप्शन डी है आपका डब्ल्यूईएफ द्वारा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए आपका आंसर क्या होगा। यूएनएफसीसीसी, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी फुल फॉर्म है। आपसे पूछा जाए यूएनएफसीसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 21 मार्च 1994 को हुई थी। और आगे आपसे पूछा यूएनएफसीसीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये बॉन जर्मनी में है। और यूएनसीसीसी की बैठकें कॉप सम्मेलन कहलाती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहा जाता है इसको। कॉप को जो COP है, इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहा जाता है। COP 21 के 3 लक्ष्य थे। जो COP 21 हुआ था उसके 3 लक्ष्य थे। उसमें पहला लक्ष्य जो था, वर्ष 2030 तक विश्व में ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि में जो 43% की कमी, इसका पहला लक्ष्य था वर्ष 2023 तक विश्व में ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि में 43% तक की कमी। और इसका दूसरा जो लक्ष्य था वो था वर्ष 2035 तक विश्व में ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि में 60% तक की कमी। यानी कि इसके पहले लक्ष्य में जो है वर्ष 2030 तक विश्व में ग्रीन हाउस गैसों की जो वृद्धि है उसमें 43% तक की जो है क्या है कमी का लक्ष्य रखा गया था। और दूसरा इसमें लक्ष्य रखा गया था कि वर्ष 2035 तक विश्व में ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि में 60% तक कमी। और इसका तीसरा लक्ष्य था वर्ष 2050 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन, यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन। तो 2050 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य जो रखा गया था COP 21 के अंतर्गत। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। बताइए सही जवाब क्या होगा आपका। सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए सही जवाब क्या होगा आपका। यहाँ मैंने आपको बताया UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे हमने आपको बताया UNFCCC की स्थापना कब होती है, 21 मार्च 1994 को होती है। और UNFCCC का मुख्यालय कहाँ है, बॉन जर्मनी में है। तो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है UNFCCC की स्थापना कब हुई, 21 मार्च 1994 को ही पूछा जा सकता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बॉन जर्मनी में है। और UNFCCC की बैठकें क्या कहलाती हैं, क्या कहा जाता है इनको, तो इनको COP कहा जाता है। COP सम्मेलन नाम सुना होगा आपने। तो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। COP 21 के 3 लक्ष्य थे।
जिसमें कि वर्ष 2030 तक विश्व में ग्रीन हाउस जो गैस थी उनकी वृद्धि में 43% तक की कमी करना। दूसरा लक्ष्य था वर्ष 2035 तक ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि में 60% तक की कमी। और तीसरा लक्ष्य था इसका वर्ष 2050 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन, यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन इसका लक्ष्य था। अब यहाँ पे एक पॉइंट है आपका, भारत का नेट जीरो कार्बन इमिशन लक्ष्य वर्ष 2070 तक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का नेट जीरो इमिशन लक्ष्य कब तक है, तो ये वर्ष 2070 तक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UNFCCC। बिल्कुल, कॉप से संबंधित और जानकारियाँ हम आपको देंगे। अभी कॉप के बारे में विस्तार से समझाएंगे, जहाँ से निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेगा ही बनेगा। आपकी परीक्षा में बिल्कुल निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा कॉप से। और कॉप के बारे में भी हम जानकारी आपको आगे वीडियो में देंगे, बने रहें हमारे साथ। जी हाँ बिल्कुल, UNDP, WWF और WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन सभी के बारे में हम आपको अभी आगे वीडियो में विस्तार से बताएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लीजिए भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है ये आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है ये आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। यहाँ से एक ना एक प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर बन जाता है, यहाँ से एक ना एक प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर बन जाता है। तो ये स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ UNDP, चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। UNDP इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और आपसे अगर पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को। 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अगर आपसे पूछा जाए इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है अचीम स्टेनर। कौन है? अचीम स्टेनर। और इसके सदस्य देश कितने हैं? इसमें कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो इसमें 177 सदस्य देश शामिल हैं। अब UNDP मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है ये? तो ये UNDP जारी करता है। कौन करता है? UNDP जारी करता है। और यहीं पे आप ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि भारत की रैंक क्या है इसमें। भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 132। कितनी है? 132। भारत की रैंक है 132। जी हाँ, UNDP के द्वारा जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है, उसमें भारत की रैंक क्या है, यानी कि मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 132, 132। कितनी है? 132 है। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका WWF। WWF। अब इसको फुल फॉर्म क्या है? नेक्स्ट है आपका WWF। नेक्स्ट आपका WWF है, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है, पूछा जा सकता है आपका कि WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये क्या है? विशालकाय पांडा है। और इस पांडे का क्या नाम है? चींची। क्या नाम है इस पांडे का? नाम क्या है? चींची। ये ध्यान रखिएगा, इसका क्या नाम है? चींची। और इसकी स्थापना कब होती है, पूछा जाए कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना कब होती है? 29 अप्रैल 1961 को होती है। और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए, तो इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और इसके अध्यक्ष हैं आदिल निज़ाम। कौन है इसके अध्यक्ष? आदिल निज़ाम इसके अध्यक्ष हैं। और ये 100 से अधिक देशों में कार्यरत है, यानी कि 100 से अधिक देशों में कार्य करता है। और WWF जो है जलवायु, भोजन, वन, मीठे पानी, महासागरों और वन्य जीवन सहित जो है 6 प्रमुख क्षेत्रों में कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका WEF। नेक्स्ट क्या है आपका? WEF। इसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
इसकी स्थापना पूछी जाए आपसे, स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1971 में हुई थी। और इसका मुख्यालय पूछा जाए तो ये कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछे जाए तो कॉलस स्वाब हैं इसके। कौन है? कॉलस स्वाब इसके जो है अध्यक्ष हैं। और इसकी बैठक कहाँ होती है? दावोस स्विट्जरलैंड में होती है। इसकी जो बैठक होती है वो दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर होती हैं। और आपका जो WEF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है। क्या जारी करता है? अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है, तो ये WEF जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। और इसमें भारत की रैंक अगर आपसे पूछी जाए, भारत की रैंक कौन सी है इसमें, तो भारत की रैंक इसमें 127, यानी कि 127 भारत की रैंक है। तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने पास में। यहाँ से आपकी किसी न किसी परीक्षा में कहीं ना कहीं आपको एक ना एक प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलेगा। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं UNDP, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं UNDP। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका जो है फुल फॉर्म होता है। और अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। अगर पूछा जाए इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क में है। और पूछा जाए इसके अध्यक्ष कौन है, तो कौन है? अजीब स्टेनर इसके कौन है? अध्यक्ष हैं। अचीव स्टेनर इसके अध्यक्ष हैं। और इसमें कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो इसमें 177 यानी कि 177 देश जो है इसके सदस्य हैं। और आपसे पूछा जाए UNDP मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI कौन जारी करता है, तो ये कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसको जारी करता है। और इसमें भारत की रैंक क्या है? हमने आपको बताई थी, भारत की रैंक है 132। क्या है भारत की रैंक? 132 भारत की रैंक है इसमें जो है। नेक्स्ट है आपका WEF। नेक्स्ट क्या है आपका? WEF। नेक्स्ट है आपका WEF। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, तो वो है विशालकाय पांडा, जिसका नाम क्या है? चीची है। इसकी स्थापना पूछी जाए तो 29 अप्रैल 1961 को है। मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लेंड स्विट्जरलैंड में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? आदिल निज़ाम है। नेक्स्ट, 100 से अधिक देशों में यह कार्यरत है। 100 से अधिक देशों में ये कहाँ है? कार्यरत है। और जो WWF है ये 6 प्रमुख क्षेत्रों में कार्य करता है। कौन से? जलवायु, भोजन, वन, मीठे पानी, महासागरों और वन्य जीवन। इन प्रमुख 6 क्षेत्रों में यह कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका WEF। नेक्स्ट है आपका WEF। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो जनवरी 1971 में इसकी स्थापना होती है। और अगर इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर के। कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसके अध्यक्ष कौन है? कार्लोस स्वाब इसके अध्यक्ष हैं। और इसकी बैठक कहाँ होती है? दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पे होती है? दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WE क्या करता है? वर्ल्ड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है। और उसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है इसमें 127। क्या है? भारत की रैंक 127। चलिए, जिस किसी ने भी स्क्रीनशॉट ना लिया हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ये लीजिए, बैक टू बैक मोस्ट इम्पोर्टेंट, बैक टू बैक मोस्ट इम्पोर्टेंट, बैक टू बैक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का भंडारा है यहाँ पे। बस आप अच्छे से स्टडी कीजिए, आपका निश्चित तौर पर प्रश्न यहाँ से परीक्षा में आएगा ही आएगा। तो चलिए बता देते हैं इसके बारे में। अब हम आपको जो है इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो आपसे COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के बारे में हम आपको बता देते हैं। जो COP सम्मेलन है, जो आपके लिए आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम आपको बता देते हैं। चलिए, अब अगर आपसे पूछा जाए COP1, COP2, COP3, COP21, COP26, COP27, COP28, COP29 और COP30, तो यहाँ पे हमने आपको सभी की जानकारी जो है स्टेप बाय स्टेप दी है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए COP1 कब हुआ था, तो COP1 हुआ था 1995 में, और ये कहाँ पे हुआ था, बर्लिन जर्मनी में हुआ था। जो पहला COP सम्मेलन हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का, यानी COP1 जो हुआ था वो 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुआ था। COP2 अगर आपसे पूछा जाए तो 1996 में हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था, जनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। और COP3 अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ हुआ था, 1997 में क्योटो जापान में हुआ था। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब तक क्या था कि पहला आपसे पूछ लिया जाता था कि सबसे पहला जो COP सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था, बर्लिन में हुआ था। पर इसके बाद भी आप दूसरा और तीसरा ध्यान में रखिएगा। प्रश्न अब बहुत डिफिकल्ट करके पूछे जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि पहला आए, दूसरा भी पूछ सकता है, तीसरा भी पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो पहले कहाँ हुआ था, 1995 में कहाँ हुआ था, बर्लिन में हुआ था। 1995 में क्या हुआ था, बर्लिन जर्मनी में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था, 1996 में कहाँ हुआ था, जनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। COP3 कहाँ पे हुआ था, COP3 का आयोजन 1997 में क्योटो जापान में हुआ था। चलिए COP21 बहुत इंपॉर्टेंट है। COP21 बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हमेशा अधिकतर पूछा जाता है। तो ये कब हुआ था, तो ये 2015 में हुआ था, 2015 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, पेरिस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पेरिस में हुआ था। अब अगर आपसे पूछा जाए तो COP26 का आयोजन कब हुआ, तो 2021 में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, ग्लासगो। कहाँ हुआ था, ग्लासगो ब्रिटेन में हुआ था। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि COP27 कब हुआ, तो ये 2022 यानी कि 2022 में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, शर्म अल शेख इजिप्ट मिस्र में हुआ था। यह भी हाल ही में आपकी परीक्षा में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। ये शर्म अल शेख, ये स्थान का नाम पूछ लिया गया था जी। तो COP27 कहाँ हुआ था, 2022 में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, शर्म अल शेख इजिप्ट मिस्र में हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए COP28 कहाँ हुआ है, COP28 तो ये 2013 यानी कि 2023 में कहाँ हुआ था, दुबई, मतलब 2023 में जो है ये दुबई UAE में है। COP28 2023 में दुबई UAE में होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका COP29 कहाँ होगा। अब आपसे पूछा सकता है COP29 कहाँ होगा, तो ये TBC पूर्वी यूरोपीय समूह EU में होगा। और COP30 कहाँ होगा आपका, 2025 में बेलम ब्राज़ील में होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। यहाँ पे हम आपको बताए COP28 की थीम, COP28 की थीम क्या थी, तो इसकी थीम क्या थी, प्रौद्योगिकी और नवाचार, समावेशन, फ्रंटलाइन समुदाय और वित्त। COP28 की थीम थी प्रौद्योगिकी और नवाचार, समावेशन, फ्रंटलाइन समुदाय और वित्त। ये इसकी क्या थी, थीम थी। क्या थी इसकी, थीम थी। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है आपकी परीक्षा में। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया COP का जो है पूरा जो है विस्तार से हम आपको समझा दिया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। COP1 पूछा जाए 1995 बर्लिन जर्मनी में हुआ था। COP2 जो हुआ था 1996 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। COP3 1997 में क्योटो जापान में हुआ। COP21 2015 में पेरिस में हुआ था। और COP26 2021 में ग्लासगो ब्रिटेन में हुआ। नेक्स्ट आपका COP27 2022 में शर्म अल शेख इजिप्ट मिस्र में हुआ। COP28 का आयोजन 2023 दुबई UAE में होगा। और नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि आगामी COP29 2024 में कहाँ होगा, तो TBC पूर्व यूरोपीय समूह EU में होगा। और नेक्स्ट आपका COP30 2025 यानी कि 2025 में जो होगा वो बेलम ब्राज़ील में होगा। तो ये सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सिर्फ स्टडी कीजिए, आप सिर्फ स्टडी कीजिए, कंटेंट हम देंगे, केवल आपको पढ़ना है। और ये निश्चित तौर पर हम कहते हैं कि अगर आप पढ़ोगे तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आप अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त करोगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया, 2023। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय क्या है ये, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र, ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस
अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ऑप्शन है आपके 5 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर और 16 सितंबर। तो जल्दी से छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपका अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 में कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 2008 में हुई थी। कब हुई थी? सितंबर 2008 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? सितंबर 2008 में हुई थी। सितंबर 2008 में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की शुरुआत। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या है? अगली पीढ़ी को मजबूत करना। क्या है? अगली पीढ़ी को मजबूत करना। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम है अगली पीढ़ी को मजबूत करना। और 15 सितंबर को अभियंता दिवस, इंजीनियरिंग दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि इस दिन एम विश्वेश्वरैया की जयंती होती है। वह एक महान इंजीनियर थे। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 15 सितंबर कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? सभी को पता है 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को आप सभी को पता है हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है आपका? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाया जाता है आपका। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को आपका विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 सितंबर। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 15 सितंबर को मनाया गया। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 सितंबर। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया? 15 सितंबर को मनाया गया। यहाँ हमने आपको बता दिया 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं और 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की शुरुआत अगर पूछी जाए तो 2008 में हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या है? तो अगली पीढ़ी को मजबूत करना। क्या है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम? अगली पीढ़ी को मजबूत करना। और नेक्स्ट है आपका 15 सितंबर को अभियंता दिवस या इंजीनियर दिवस, अभियंता दिवस और इसी को इंजीनियर दिवस भी बोलते हैं। ये मनाया जाता है क्योंकि इस दिन एम विश्वेश्वरैया की जयंती होती है। वह एक महान कौन थे? इंजीनियर थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अभी पिछले प्रश्न में हम पढ़ रहे थे हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी है आपका 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी है आपका 10 दिसंबर और ऑप्शन नंबर डी है आपका 5 सितंबर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब छाप दीजिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए। तो पहली बार विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? पहली बार विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? ये प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट, पहली बार विश्व हिंदी दिवस कहाँ पर मनाया गया? ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या है? पहली बार विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो ये कब मनाया गया था? जल्दी बताइए। 10 जनवरी 1975 को जो है ये आपका पहली बार
विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था? क्या बनवाया गया था? पहली बार विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो 10 जनवरी 1975 को मनाया गया था। और पहली बार विश्व हिंदी दिवस कहाँ पर मनाया गया था? तो ये नागपुर में बनवाया गया था। कहाँ बनाया गया था? नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर, महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 10 जनवरी। क्या है? 10 जनवरी आपका राइट आंसर होगा। 10 जनवरी आपका राइट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। यहाँ पे आपका 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, हिंदी दिवस। और यहाँ पे आपको 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है आपका, मानव अधिकार दिवस। और 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी। ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है आपका? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है आपका? हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है आपका? हिंदी दिवस मनाया जाता है। और आपका 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को आपका जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे आपसे पूछा गया था पहली बार विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो 10 जनवरी 1975 को आपका जो है पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। दस जनवरी 1975 को पहली बार जो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। और पहली बार विश्व हिंदी दिवस कहाँ मनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका नागपुर में, नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर, महाराष्ट्र में मनाया गया था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। जैसा कि आपको बताया 14 सितंबर हिंदी दिवस, 10 जनवरी आपका विश्व हिंदी दिवस, और 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस, और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये लीजिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? वर्तमान में भारतीय अनुसंधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन नंबर 1 है आपका 14 भाषाएं, ऑप्शन नंबर बी 15 भाषाएं, ऑप्शन नंबर सी 20 भाषाएं, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 22 भाषाएं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कितनी भाषाएं, कितनी भाषा हैं, जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। और यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ लिया गया है, यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 8 के अंतर्गत भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितनी मूल भाषाएं थी। यानी कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितनी मूल भाषाएं थी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए आंसर। जी बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कितनी भाषाएं थी? 22 भाषाएं। कितनी? 22 भाषाएं। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। अब आपसे यहाँ एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है जो हमने आपको भी बताया है, प्रश्न है आपका 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितनी मूल भाषाएं थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 14 भाषाएं। तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितनी मूल भाषाएं थी? तो 14 थी, ध्यान रखिएगा 14 मूल भाषाएं थी। और वर्तमान में कितनी है? 22। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। कौन सी है? 22 भाषाएं हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है प्रश्न। ये लीजिए अगला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न।
अगला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए। प्रश्न पूछा गया है आपसे, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? क्या पूछा है आपसे? बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। प्रश्न में पूछा गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 21वां संविधान संशोधन 1967 में। ऑप्शन नंबर बी है 71वां संविधान संशोधन 1993 में। और ऑप्शन नंबर सी है 92वां संविधान संशोधन 2003। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से आप अपना सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? एक बार पढ़िए, एक बार पढ़ते ही याद हो जाएगा, दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन नंबर एक है 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है 71वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है आपका 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा संविधान में जो है, संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। किस में किया था? 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। कितनी भाषाओं को? 4 भाषाओं को। कितनी भाषा थी? 4 भाषा। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जो है इन 4 भाषाओं को, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को जो है शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। तो ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा भारतीय संविधान में किन भाषाओं को जोड़ा गया था? तो इसमें जोड़ा गया था एक भाषा को। कितनी भाषा? एक भाषा को। और कौन सी भाषा थी? सिंधी भाषा। कौन सी भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए 71वां संविधान संशोधन द्वारा कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? तो यहाँ पे 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। कितनी को? 3। और कौन सी थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा। तो इस तरह से 4 ये हुई। तो 4 और 3 7 और 1 8, टोटल कितनी हुई? 8। और पहले मूल संविधान में कितनी थी? 14। तो टोटल कितनी हो गई? 22। तो ये महत्वपूर्ण है। तो 21वां संविधान संशोधन द्वारा कितनी भाषा जोड़ी गई थी? एक भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी? सिंधी भाषा। और 71वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा कौन सी जोड़ी गई थी? 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कितनी? 3 भाषा जोड़ी गई थी। नेपाली, कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 92वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी जोड़ी गई थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। तो इस तरह मिलकर के टोटल ये 8 भाषा बाद में जोड़ी है और पहले 14 जो है मूल संविधान में थी। तो टोटल जो भाषाएं हुई वो हमारी 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना को जो महाराष्ट्र में स्थापित की जा रही है उसका संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रही वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी, कौन सी? वेस्ट कोस्ट
कोस्ट रिफाइनरी, वेस्ट कोस्ट जो रिफाइनरी है जो कि महाराष्ट्र, वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना जो कि महाराष्ट्र में कहाँ पे, महाराष्ट्र में जो है स्थापित की जा रही है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में स्थापित की जा रही है, उसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर है भारत सऊदी अरब से, ऑप्शन नंबर एक है भारत सऊदी अरब से, भारत सऊदी अरब से, ऑप्शन नंबर बी है चीन पाकिस्तान से, ऑप्शन नंबर सी है आपका रूस चीन से, और ऑप्शन नंबर डी है आपका इजराइल यूएसए से, इजराइल यूएसए से। जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। हाल ही में चर्चा में रही वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी, वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी, वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी, वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी जो कि महाराष्ट्र में कहाँ पे, जो कि महाराष्ट्र में स्थापित की जा रही है, महाराष्ट्र में स्थापित की जा रही है, उसका संबंध किससे है, उसका संबंध किससे है? जल्दी से जवाब दीजिए। यहाँ पे आपका रिफाइनरी का नाम, इस रिफाइनरी का नाम क्या होगा, इस रिफाइनरी का नाम क्या होगा जी, इस रिफाइनरी का नाम क्या है? इस रिफाइनरी का नाम है रत्नागिरी रिफाइनरी, रत्नागिरी रिफाइनरी, और ये भारत की पहली और सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड रिफाइनरी है। क्या है ये? भारत की पहली और सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड रिफाइनरी, सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड रिफाइनरी है। उसका नाम क्या होगा? रत्ना, क्या होगा इसका नाम? रत्नागिरी रिफाइनरी, रत्नागिरी रिफाइनरी, और भारत की पहली और सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड रिफाइनरी है। भारत की 3 सहयोगी कंपनी, इसमें भारत की 3 सहयोगी कंपनी जो है सहयोग कर रही हैं। कौन कौन सी हैं वो? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये 3 कंपनी जो है इसमें सहयोग कर रही हैं। तो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत की कौन सी 3 सहयोगी कंपनी इसमें सहयोग कर रही हैं। तो इंडियन ऑयल, नंबर 1 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, नंबर 2 बीपीसीएल, और नंबर 3 एचपीसीएल। अब इसमें 3 देश और भी हैं जो इसमें सहयोग कर रहे हैं, 3 देश और भी हैं जो इसमें सहयोग कर रहे हैं। कौन सा? भारत, सऊदी अरब, भारत, सऊदी अरब, सऊदी अरब की कंपनी है सऊदी अरामको, और यूएई की कंपनी है एडनॉक, ये इसमें सहयोग कर रही हैं। कौन सी है? सऊदी अरामको, और यूएई की कौन सी है? एडनॉक। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है आपकी परीक्षा के लिए, एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रात से आपसे पूछा जाएगा, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए और नोट डाउन करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। जी हाँ, हाल ही में चर्चा में रही वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना को महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है, उसका संबंध किससे है? आपका ऑप्शन नंबर ए था भारत सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी था चीन पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी था रूस चीन, और ऑप्शन नंबर डी था इजराइल यूएसए। बिल्कुल, ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर, सऊदी अरब, भारत सऊदी अरब। जी हाँ, ए इज़ द राइट आंसर, भारत सऊदी अरब। इस रिफाइनरी का नाम क्या है? इस रिफाइनरी का नाम है रत्नागिरी रिफाइनरी, इस रिफाइनरी का नाम क्या है? रत्नागिरी रिफाइनरी, क्या है? रत्नागिरी रिफाइनरी, और ये भारत की पहली और सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड रिफाइनरी है। और भारत की 3 कंपनी इसमें सहयोग कर रही हैं। कौन सी? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बीपीसीएल और एचपीसीएल, और 3 देश इसमें जो है सहयोग कर रहे हैं, भारत, सऊदी अरब और यूएई। अगर आपसे पूछा जाए सऊदी अरब की कौन सी कंपनी है, तो सऊदी अरामको है, सऊदी अरामको, और यूएई की जो कंपनी है वो एडनॉक है। कौन सी है? एडनॉक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जी बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, सऊदी अरब, भारत सऊदी अरब। जी बिल्कुल, भारत सऊदी अरब। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? जी हाँ, जो उपराष्ट्रपति हैं, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जी हाँ बिल्कुल, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका अहमदाबाद, और ऑप्शन नंबर डी है आपका गोवा। ऑप्शन नंबर डी है आपका गोवा। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इस कार्यक्रम की थीम क्या है? इसकी थीम सुरक्षित बांध सुरक्षित भारत। क्या है इसकी थीम? सुरक्षित बांध सुरक्षित भारत है।
पानी को बचाने के लिए पानी की 2 रेलों की शुरुआत की गई है। पानी को बचाने के लिए 2 रेलों की शुरुआत की गई है। और ये कौन कौन सी है? नंबर 1 हिमसागर एक्सप्रेस है और नंबर 2 कौन सी है? कामाख्या एक्सप्रेस है। आपकी परीक्षा में निश्चित तौर पर यहाँ प्रश्न बनेगा कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर बांध सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और इसमें आपसे पूछा जाएगा इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है सुरक्षित बांध सुरक्षित भारत, सुरक्षित बांध सुरक्षित भारत। और ये पानी को बचाने के लिए जो है पानी की 2 रेल की शुरुआत यहाँ पे की गई है। पहली है हिमसागर एक्सप्रेस और दूसरी है कामाख्या एक्सप्रेस। जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जी बिल्कुल, जयपुर। कहाँ पे? जयपुर। तो हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ पे जो है बांध सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो जयपुर में। जयपुर कहाँ है? राजस्थान। जी हाँ, जयपुर राजस्थान में। बिल्कुल, जयपुर राजस्थान। नेक्स्ट महत्वपूर्ण चीज़ें, आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति से संबंधित है। ये आर्टिकल 63 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा लिखा हुआ है। आर्टिकल 63 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा लिखा हुआ है। आर्टिकल 64 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 64 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और आर्टिकल 66 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 66 में निर्वाचक मंडल है जिसमें संसद के सभी एमपी शामिल होंगे। आर्टिकल 66 में क्या है? यह एक उपराष्ट्रपति हेतु जो है क्या है? निर्वाचक मंडल है जिसमें संसद के सभी एमपी शामिल होंगे। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। आर्टिकल 69 क्या है? उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर बांध सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो जयपुर में किया है। कहाँ पे किया है? जयपुर राजस्थान में किया है। और इसकी थीम क्या है? सुरक्षित बांध सुरक्षित भारत है। और पानी को बचाने के लिए यहाँ पे क्या है? 2 महत्वपूर्ण रेल चलाई गई है। 2 महत्वपूर्ण रेलों की शुरुआत की गई है। कौन सी है? एक है हिमसागर एक्सप्रेस और दूसरी कौन सी है? कामाख्या एक्सप्रेस। 2 पानी की रेल चलाई गई है। नंबर 1 हिमसागर एक्सप्रेस और नंबर 2 है कामाख्या एक्सप्रेस। अब उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल है। आर्टिकल 63 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में जो है आपका उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और आर्टिकल 66 में निर्वाचक मंडल है जिसमें संसद के सभी एमपी शामिल होंगे। और आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल हैं। इन्हीं में से आपकी परीक्षा में एक न एक आर्टिकल पूछा जाता है। इससे बाहर उपराष्ट्रपति संबंधित ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया है जयपुर राजस्थान। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ पर आरंभ हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। हाल ही में वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ पर आरंभ हुई? ऑप्शन ए है आपका दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी है आपका लखनऊ और ऑप्शन नंबर डी है आपका बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर डी है आपका बेंगलुरु। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए अपना आंसर, क्या होगा आपका आंसर। यहाँ हम आपको बता देते हैं G20 की पहली बैठक कोलकाता में हुई। कहाँ पर हुई G20 की पहली बैठक? अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में वित्तीय समावेशन पर G20 की पहली बैठक कहाँ हुई, तो वो कोलकाता में हुई। कहाँ हुई थी? वो कोलकाता में हुई थी। नेक्स्ट G20 की स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 को हुई थी। कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 को हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि G20 की स्थापना कब हुई थी। तो 26 सितंबर 1999 को हुई थी। नेक्स्ट आपका G20 की 19वीं बैठक वर्ष 2024 में ब्राज़ील में आयोजित होगी। कहाँ पे होगी? G20 की 19वीं बैठक वर्ष 2024 में ब्राज़ील में कहाँ पे होगी? ब्राज़ील में आयोजित होगी। और G20 की 18वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई तथा इसकी मेज़बानी किसने की थी? भारत में की। किसने की? भारत ने की है। कब? अभी वर्ष 2023 में G20 की 18वीं जो बैठक हुई है, G20 की जो 18वीं बैठक हुई है, G20 की 18वीं बैठक वो कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है। और इसकी जो अध्यक्षता, इसकी जो मेज़बानी, इसका जो होस्ट था कौन था? भारत था। तो इसकी मेज़बानी किसने की? भारत ने की है। और वर्ष 2023 G20 की थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। तो वर्ष 2023 के लिए G20 की थीम थी वसुधैव
कुटुंबकम। और यह थीम कहाँ से ली गई है? महाउपनिषद के छठे चैप्टर के 72वें श्लोक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, ये कहाँ से लिया गया है? महाउपनिषद के छठे चैप्टर के 72वें श्लोक से लिया गया है। और इसकी थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर इसकी थीम है। नेक्स्ट आपका G20 के 21वें सदस्य के रूप में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है। G20 के 21वें सदस्य के रूप में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है। इसकी राजधानी कहाँ है? अदिस अबाबा इथोपिया में है। अदिस अबाबा इथोपिया में है। इसके 55 देश सदस्य हैं और इसकी स्थापना 1963 में हुई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। तो हाल ही में वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक भागीदारी की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये कहाँ हुई है? मुंबई में हुई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। ऑप्शन नंबर बी, मुंबई आपका राइट आंसर है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं आपके लिए कि अगर पूछा जाए वित्तीय समावेशन पर G20 की वैश्विक भागीदारी जो पहली बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। अब अगर आपसे पूछा जाए G20 की स्थापना कब हुई थी? तो 26 सितंबर 1999 को हुई थी। कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 को हुई थी। और G20 की 19वीं बैठक 2024 में कहाँ पे होगी? ब्राज़ील में होगी। कहाँ पे होगी? ब्राज़ील में होगी G20 की 19वीं बैठक। कौन सी? 19वीं बैठक। और G20 की 18वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? नई दिल्ली में हुई है। और इसकी मेज़बानी किसने की है? तो भारत ने की है। वर्ष 2023 में G20 की थीम क्या थी? वर्ष 2023 G20 की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। और इसकी ये जो थीम है ये महाउपनिषद के छठे चैप्टर के 72वें श्लोक से लिया गया है। और इसकी जो थीम है वो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है। नेक्स्ट आपका G20 के 21वें सदस्य के रूप में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है। इसकी राजधानी अदिस अबाबा है, इथोपिया में है जो कि। और इसके 55 सदस्य देश हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई है? हाल ही में कहाँ पर सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन नंबर 1 है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी है आपका चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी आपका हरियाणा और ऑप्शन नंबर डी है आपका राजस्थान। तो जल्दी से बताइए, हाल ही में कहाँ पर आपका जो है सारागढ़ी, कहाँ पर जो है सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई है? जल्दी से छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ बिल्कुल, सिखों ने जीता था सारागढ़ी युद्ध। यानी कि इसमें क्या था, कुल 21 सिख थे। कितने? 21 सिख सैनिक थे। 21 सिख सैनिक थे। जिन्होंने क्या था, 21 सिख सैनिक थे जिन्होंने क्या था, 10,000 जो अफगान सैनिक थे उनसे युद्ध किया था। 21 सैनिकों ने जो है 10,000 अफगान सैनिकों से जो है युद्ध किया था और उसमें जीत हासिल की थी। तो 21 सिखों ने जो है 10,000 सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो हाल ही में उन्हीं की जो है याद में जो है कहाँ पर सारागढ़ी जो है स्मारक की आधारशिला रखी गई है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए इज़ द राइट आंसर, पंजाब। कहाँ पर? पंजाब में, पंजाब। तो हाल ही में कहाँ पर सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई है? तो ये कहाँ पे? पंजाब में रखी गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए है आपका एस सोमनाथ, ऑप्शन नंबर बी विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर सी एस जयशंकर और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी आपके लिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। इसरो, सबसे पहले बता देते हैं इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाए इसरो के संस्थापक कौन है, तो कौन है, ये विक्रम साराभाई हैं। इसरो के संस्थापक कौन है, इसरो के संस्थापक जो है विक्रम साराभाई हैं। नेक्स्ट पूछा जाए इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो ये 15 अगस्त 1969 को हुई थी, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। नेक्स्ट पूछा जाए इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। और इसरो जो है सतीश धवन श्री हरिकोटा केंद्र से जो है अपने सैटेलाइट क्या करता है, लॉन्च करता है, अपने सैटेलाइट लॉन्च करता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस सोमनाथ। क्या है, एस सोमनाथ कौन है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, बिहार के किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना के अंतर्गत रद्दी और सूखे कचरे के बदले पैसा देने की व्यवस्था शुरू की है। बिहार के किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत रद्दी और सूखे कचरे के बदले पैसा देने की व्यवस्था शुरू की है। ऑप्शन नंबर 1 है गया नगर निगम, ऑप्शन नंबर पटना नगर निगम, ऑप्शन नंबर सी है भागलपुर नगर निगम, ऑप्शन नंबर डी है दरभंगा नगर निगम। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जी बिल्कुल, बिहार के किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना के अंतर्गत रद्दी और सूखे कचरे के बदले पैसा देने की व्यवस्था की है, यानी कि कचरा लाओ और पैसा ले जाओ। बिल्कुल बिहार ऐसा करने वाला, जी हाँ, बिहार में जो है ऐसा नगर निगम कौन सा है जो आपको जो है रद्दी और कचरे के बदले पैसा दे रहा है। तो बताइए बिहार के किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना के अंतर्गत रद्दी और सूखे कचरे के बदले पैसा देने की व्यवस्था शुरू की है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, पटना नगर निगम। क्या होगा आपका, पटना नगर निगम ने क्या किया है कि आपको रद्दी और सूखे कचरे के बदले जो है पैसा देने की व्यवस्था शुरू की है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आज की क्लास का अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। जी हाँ, प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर 1 स्पाइस जेट, ऑप्शन नंबर 2 एयर इंडिया, और ऑप्शन नंबर सी आपका इंडिका, और ऑप्शन नंबर डी आपका टाटा। तो जल्दी से बताइए, हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है आपका स्पाइस जेट, ऑप्शन नंबर बी एयर इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इंडिगो, ऑप्शन नंबर डी आपका टाटा। तो जल्दी से बताइए राइट ऑप्शन आपका क्या होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा, इस प्रोजेक्ट के लिए 16 एसएओ यानी कि सेवा आश्वासन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो यात्रियों के सामान की चेकिंग हेतु नियुक्त किए जाएंगे। यानी कि इस प्रोजेक्ट के लिए आप क्या किए हैं, 16 एसएओ अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो यात्रियों के सामान की चेकिंग करेंगे। तो जल्दी से बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एयर इंडिया। जी, हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो एयर इंडिया द्वारा प्रारंभ किया गया है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आज की क्लास का महत्वपूर्ण अंतिम प्रश्न था। तो इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, और हम ऐसे ही अच्छी जो है वीडियो आपके लिए लेके जो आते रहेंगे, और इसी प्रकार की अच्छी वीडियो, अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए आगामी क्लास में लेके आएंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। बस आपको सिर्फ पढ़ना है, निरंतर प्रयास करना है, और अपनी मंजिल को प्राप्त करना है और सफल होना है। तो इसी के साथ
इजाज़त लेते हैं आपसे, फिर मिलेंगे जल्द ही आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।